अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं। हमने बताया था वेलफेयर के स्टेट के वेलफेयर के लिए, जैसे कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं, एजुकेशन सर्विसेज मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, रोड इलेक्ट्रिसिटी वाटर मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मतलब पुलिस आर्मी इन सब की सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का सोर्स होता है, टैक्सेस से ही ये सारा पैसा आता है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरा क्या है? बैंक सॉरी गवर्नमेंट जो है बोरो करती है मनी। ठीक है, तो ये जो टैक्स है, टैक्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। टू डू दिस द गवर्नमेंट नीड्स मनी, दिस मनी मोस्टली कम्स फ्रॉम द टैक्सेस। ये पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस कंपलसरी पेमेंट होते हैं दैट पीपल गिव टू द गवर्नमेंट। मतलब टैक्सेस कंपलसरी पेमेंट होते हैं, कोई भी पर्सन इसको ऐसा नहीं कर सकता कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, हमारा मन नहीं है टैक्स पे करने का। ये कंपलसरी पेमेंट है, अगर इसका पेमेंट नहीं करेंगे आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग सकती है। नोबडी रियली लाइक्स टू पेइंग टैक्स बट इट इज नेसेसरी फॉर द कंट्री टू रन प्रॉपरली। कंट्री को प्रॉपरली रन करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स चाहिए, तो गवर्नमेंट सबसे पैसा लेती है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। टैक्स किस पे लगता है? आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगता है जो आप कमाते हैं। आप अगर बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। दूसरी चीज, अगर आप प्रॉपर्टी या वेल्थ खरीदते हैं तो देखते हैं ना, स्टैम्प पेपर आपका जाता है तो वो भी टैक्स लगता है। और अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है अगर आप बाई या सेल करते हैं उसको। तो इन चीजों पे आपका टैक्स लगता है। वाई टैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट? टैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। गवर्नमेंट आपको बेसिक सर्विसेज जस्ट लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फायर स्टेशन, पुलिस, कोर्ट्स एंड डिजास्टर हेल्प वगैरह देगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास अप्रोप्रिएट फंड होने चाहिए। तो अप्रोप्रिएट फंड कहां से आएंगे? टैक्सेस से। दूसरा, टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी को पैसा चाहिए कि वो अपने स्टेट्स को दे सके, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को दे सके। मतलब कि जैसे गांव में पंचायत होता है, म्यूनसिपैलिटीज होती है, नगर निगम होता है, इनको भी पैसा चाहिए अपने क्षेत्र को चलाने के लिए। तो पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से वो पैसा कलेक्ट करेगी? टैक्सेस से कलेक्ट करेगी। टू प्रोटेक्ट अस, कह रहे हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दो लोगों में लड़ाई हो गई, कहां जाते हो? पुलिस के पास। अब पुलिस को सैलरी कहां से मिलती है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? आगे, अब दो बॉडीज होती हैं डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए। सीबीडीटी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। मतलब हम अगर एक इनकम कमा रहे हैं, एक सैलरीड पर्सन है, तो हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, मतलब हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हमें डायरेक्टली नहीं पे करना पड़ेगा, किसी के थ्रू होके गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे कि सुबह उठ के जो है हमने एक दूध का पैकेट खरीदा, तो दूध के पैकेट के ऊपर जीएसटी लगी हुई है। अब दूध के पैकेट के ऊपर जो हमने टैक्स दिया है वो सेलर गवर्नमेंट को देगा। हम किसको पे करेंगे? सेलर को पे करेंगे। और सेलर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो आईडीटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे हो, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे हो। क्लियर? तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको जो है रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई उसको, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। समझ में आ गया होगा? अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अरे इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स दैट इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज होता है। मतलब अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है, मतलब अगर हमने गुड्स अपने से किसी दूसरे पर्सन को बेची है तो वहां पे भी टैक्स लगेगा, और अगर किसी दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को बेची है तो वहां पे भी टैक्स लगेगा। यू पे इट व्हेन यू बाई, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इस पे आपका टैक्स लगता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। जैसे कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या है? सर्विस है। और इस पे जो आप फीस पे करेंगे इस पे भी जीएसटी। एग्जाम्पल, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर चार्ज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड। इनडायरेक्ट टैक्स तभी लगता है जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की है,
आप सेलर हैं, आपने सेलिंग की है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, उस समय पर भी टैक्स आपका चार्ज होगा। बर्डन शिफ्ट टू द बायर, क्या कहा गया है? जो अल्टीमेटली टैक्स का पैसा है वो कौन पे करता है? बायर पे करता है। तो अगर देखोगे जो बर्डन होता है टैक्स का वो किसके ऊपर शिफ्ट होता है? बायर के ऊपर। इवन थ्रू द सेलर पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर देखा जाए ओरिजिनल में बायर पे करता है, लेकिन बायर सेलर को पे करता है और सेलर गवर्नमेंट को पे करता है। क्योंकि मान लो आपने एक दूध का पैकेट खरीदा, तो एक दूध के पैकेट के लिए आप गवर्नमेंट के पास जाओ और उसमें टैक्स भरो, तो ये कितना ज्यादा झंझट का काम है। डेली कितनी सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे को जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ढूंढ ढूंढ के उनसे टैक्स ले। इसीलिए जीएसटी में उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर इतने से टर्नओवर आपका ज्यादा हुआ तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आप अगर सप्लायर हैं, मतलब सेलर हैं, और आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कस्टमर से लेके। क्या बताया हमने? जो सप्लायर होते हैं, सेलर होते हैं, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्लियर? द बायर इज वन हु एक्चुअली बियर द कॉस्ट। बायर जो होता है एक्चुअल में टैक्सेस की कॉस्ट को बियर करता है। लेकिन अगर इसको देखोगे, इसको जो है पे कौन करता है, गवर्नमेंट तक पहुंचाता कौन है? सेलर। क्या टैक्सेस की वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, बिकॉज द टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब अगर देखा तुमने, सुबह अगर दूध का पैकेट लेते हो, मान लो 30 रुपीज उस पर लिखा है, तो आगे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है। तो उसमें सारे टैक्सेस ये इंक्लूडिव है। इसका मतलब टैक्सेस की वजह से उसमें 2-3 रुपए बढ़े होंगे। सो टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर। टैक्स बर्डन किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास होता है। कंज्यूमर टैक्स पे करता है सप्लायर को, सप्लायर गवर्नमेंट को। क्लियर? इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अब टैक्स की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वही बताया जाता है कि इससे इन्फ्लेशन आ जाता है। प्राइस मान लो 10 रुपए का है, इस पे 12% का टैक्स लग गया, तो ये कितने? 11.2 का हो गया। ऐसे करके प्राइजेस बढ़ा देता है। हेल्प इन सोशल वेलफेयर। अब टैक्सेस जो होते हैं, ये बताया जाता है कि जो हार्मफुल गुड्स होते हैं, सिन गुड्स होते हैं, उन पे टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे उनका जो यूज है वो कम हो पाए, होता है कम। द गवर्नमेंट कैन चार्ज हायर टैक्सेस ऑन हार्मफुल और सिन गुड्स लाइक सिगरेट, एल्कोहल टू रिड्यूस देयर यूज एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। जैसे जो बेसिक नेसेसरी वाली गुड्स होती हैं, रोटी कपड़ा ऐसे करके फूड आइटम्स नेसेसिटी वाले होते हैं, उन पे टैक्स रेट बहुत कम लगता है कि हर इंसान को उसको यूज करना है, तो उसके प्राइस थोड़ा सा कम रहे। आगे क्या है? वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस क्यों? क्योंकि इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया गया है, तो हर चीज पे टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई टू द ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इवन स्मॉल ट्रांजेक्शन, सो मोर पीपल एंड अप पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। कह रहे ज्यादा से ज्यादा लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स है तो सर्टेन आप इनकम एक कमाएंगे तब टैक्स दे देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक झोपड़पट्टी वाला बंदा है, वो भी एक दूध का पैकेट लेगा तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देगा। तो इसका जो है रेंज बहुत बड़ी है, हर इंसान, गरीब अमीर हर इंसान यहाँ पे कवर होता है। लेकिन इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में हर इंसान कवर नहीं हो सकता है। क्लियर? रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है? सेम रेट से अप्लाई होता है पुअर एंड रिच के ऊपर। एवरीवन पे सेम रेट वेदर दे आर रिच और पुअर। हमने बताया अभी झोपड़पट्टी वाला इंसान एक दूध का पैकेट लेने जा रहा है और एक कार से उतर के लेने जा रहा है, दोनों में कोई फर्क होगा? दोनों में क्या टैक्स पे डिस्काउंट कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। दिस कैन बी अनफेयर टू द प्योर पीपल एज दे स्पेंड अ लार्ज शेयर ऑफ हिज इनकम ऑन सच टैक्सेस। मतलब अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट वो टैक्सेस पे खर्च कर देते हैं। नो डायरेक्ट पिंच। कह रहे हैं द सेलर डज नॉट फील द बर्डन बिकॉज दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर। कह रहे हैं बायर से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसीलिए सेलर के ऊपर डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। मतलब सेलर को क्या कभी अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं, कस्टमर से तुम कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। द बायर पे द टैक्स विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। मतलब उनको रियलाइज भी नहीं होता क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, वो कस्टमर से चार्ज करते हैं और सामने पे कर देते हैं सिंस इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। आगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, जो हमने अभी ऊपर बताया। मीनिंग क्या है? डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और इनडायरेक्टली सेलर के द्वारा गवर्नमेंट को
अब इसमें देखोगे ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब रिच पीपल जो है ज्यादा इसको पे करेंगे। इसमें स्लैब्स चलते हैं, जैसे 3 लाख तक की इनकम है आपकी, कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख से ऊपर है 5% होगा, फिर 5 लाख से ऊपर है 10% होगा, ऐसे करके स्लैब चलते हैं। जितनी ज्यादा इनकम उतने ज्यादा टैक्सेस आपके ऊपर लगेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, रिग्रेसिव होता है। सेम रेट पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको पे करना पड़ता है। क्लियर? आगे, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, द सेम पर्सन पेज द बियर्स द टैक्स यू फील द पिंच, मतलब जो जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वही पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, डायरेक्ट पिंच हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में एक पर्सन कलेक्ट करता है जो कि सेलर होता है, बट समवन एल्स पे, जो कस्टमर होता है। कस्टमर पे करता है, सेलर कलेक्ट करता है और सेलर गवर्नमेंट को पे करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, यहाँ पे जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी है। डिवीजन, क्या इनकम टैक्स को जो है इनकम टैक्स की चोरी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप अपने जो है इनकम दिखाएं ही ना, इनकम शो ही ना करें, तो इसको इवेड किया जा सकता है। लेकिन जीएसटी को आप इवेड नहीं कर सकते हैं। आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई ही करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का इनवाइस काटेंगे ही काटेंगे, कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो हार्ड टू अवॉइड है, मतलब हार्ड टू अवॉइड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लिखा हुआ है, होता अभी भी है। ठीक है? इन्फ्लेशन, हेल्प रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कम होता है इनकम टैक्स से। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। हु पेज एंड कलेक्ट, सेम पर्सन पे करता है जिसके ऊपर टैक्स लगती है। यहाँ पे कंज्यूमर पे करता है और सेलर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, सेम पर्सन के ऊपर लगता है और सेम पर्सन पे कर सकता है। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इवेंट, व्हेन अ पर्सन अर्न्स टैक्सेबल इनकम, कह रहे हैं जब एक पर्सन टैक्सेबल इनकम अर्न करता है। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है कि 3 लाख तक मान लो आपकी एग्जेम्पशन है, तो 3 लाख की ऊपर अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा टैक्सेबल इनकम आप अर्न कर रहे हो, मतलब ऐसी इनकम जिसपे टैक्स लगाया जा सकता है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड और कंज्यूम्ड, जब गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तब जीएसटी लगता है। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैकग्राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आर्टिकल 246 में दे रखा है, शेड्यूल 7 में दे रखा है, 3 मेजर लिस्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मुद्दों पे जो है लॉ निकाल सकते हैं, तो उनको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब केवल मोदी जी लॉ बना सकते हैं उन चीजों पे। यूनियन लिस्ट में कुछ, स्टेट लिस्ट में कुछ चीजें दे रखी हैं। स्टेट लिस्ट में मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, मतलब केवल योगी जी लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, स्टेट और सेंट्रल। अब मेजर इंट्रीज बिफोर जीएसटी, जीएसटी आने मतलब मेजर इंट्रीज जीएसटी के हैं, जैसे 82 है इनकम टैक्स के लिए, 83 है, इनको याद करना है एमसीक्यू के लिए, कौन कौन सी इंट्री में कौन कौन से टैक्सेस हैं। क्लियर? ये सबको पता है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अगर जिसको फास्ट लग रहा हो थोड़ा सा। प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। अच्छा, जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी लाने की क्या नीड थी? अच्छा, इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था, सब चल रहा था ना, क्यों लाया गया? हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, और कोई? टैक्स ऑन टैक्स, और कोई? पढ़े तो सब लोग हो। टेस्ट कब है? कल है ना? बताओ, और कोई? हाँ, बहुत सारे टैक्सेशन। और एक रीजन और था जो हमने बताया था, इंपॉर्टेंट था वो। हाँ, वो सब है, एक और रीजन है मेन, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वाला बताया था। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वाला बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स रेट सेम लगता था पहले। हाँ, एक था कि पहले क्या था कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, टैक्स रेट एक ही था, चाहे गुड्स दे रहे हो चाहे सर्विसेज दे रहे हो।
अब क्या है, जीएसटी में गुड्स के अलग रेट दे रखे हैं और सर्विसेज के अलग रेट दे रखे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो अगर गुड्स का रेट है, मान लो गुड्स पे रेट दे रखा है 18%, ठीक है, तो 18% का मतलब जो गुड्स होता है, हम कुछ चीज सप्लाई कर रहे हैं तो हम खरीद के लाए हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करके तब बेच रहे हैं। तो यहां पे अगर देखोगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहां पे टैक्स रेट कम होने चाहिए क्योंकि इंसान प्रॉफिट कम कमाता है, समझ रहे हो। और अगर सर्विसेज सप्लाई हो रही है, गुड्स का केस है, तो सर्विसेज की कॉस्ट कुछ नहीं होती है। अगर देखा जाए सर्विसेज की कॉस्ट, तो सर्विसेज में टैक्स रेट ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि सारा पैसा आपकी इनकम है, समझ रहे हो। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही टैक्स रेट होता था, वही गुड्स पे लगाओ वही सर्विसेज पे लगाओ। जीएसटी आने से गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए और नहीं लिखा है, एंड लिखा है कि गुड्स पे अलग टैक्स रेट लगेगा और सर्विसेज पे। समझ में आया। तो एक मेन रीजन ये भी था जो है जीएसटी लाने का, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन था टैक्स ऑन टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स रेट। टैक्स ऑन टैक्स क्या होता था, जैसे मान लो हमने एमपी से गुड्स मंगाया, तो एमपी में टैक्स लगा, फिर बॉर्डर पे आया एंट्री टैक्स लगा, फिर यहां पे आया यहां पे कोई टैक्स लगा। होता क्या था, अगर 100 रुपए का गुड्स है और एमपी में कोई टैक्स लगा, एमपी में कोई टैक्स लगा है ना, एमपी में अगर कोई टैक्स लगा, ठीक है, तो ये 118 का हो गया। फिर अगर इसमें कोई इंट्री टैक्स वगैरह लगा, इंटर स्टेट पे अगर इंट्री टैक्स लगा तो इसी 118 पे लगा देते थे ये लोग। तो अगर देखोगे इसमें 100 रुपए कॉस्ट प्लस सेल्स है और इसमें 18 रुपए क्या है, तो इस पे कोई आगे परसेंटेज अप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो जीएसटी का पैसा है। अगर अप्लाई करना है तो 100 रुपए पे करो फिर से, लेकिन ये लोग क्या करते थे 118 पे लगा देते थे। तो 118 पे मान लो फिर 10 रुपए टैक्स हुआ, फिर 128 पे टैक्स लगा देंगे, तो टैक्स ऑन टैक्स लगता जाएगा, मतलब टैक्स पे भी टैक्स लगता जा रहा है। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी जीएसटी आने के पहले। क्लियर। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद ये जो पैसा पीछे आपने टैक्स पे किया ना, इसको क्रेडिट मिल जाता था। क्रेडिट इन द सेंस, अगर आगे आपका टैक्स का कैलकुलेशन होना है तो इसमें 18 रुपए गवर्नमेंट कहती माइनस कर लो, कहती है 18 रुपए का हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे और केवल 100 रुपए पे तुम टैक्स रेट अप्लाई करोगे। क्लियर। अब 100 रुपए पे इसने जो टैक्स रेट अप्लाई किया, वो टैक्स रेट यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मान लो हो सकता है 10 रुपए हो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 100 प्लस 18 प्लस 10, 128 हो गया। अब मान लो आगे इसको सप्लाई किया जाएगा, तो आगे सप्लाई करने में क्या किया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट कह रही फिर से तुम टैक्स पे टैक्स लग जाएगा, 28 रुपए पे भी टैक्स लग जाएगा, तो 28 रुपए को हम माइनस करने के लिए दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, गुड। चलो सिंपल तरीके से समझाते हैं। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, मैन्युफैक्चर, होलसेलर एंड रिटेलर। मान लो यहाँ पे गुड्स 100 रुपए का है, 90 रुपए का गुड्स है, प्लस 10 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का गुड्स हो गया और इस पे जीएसटी लगाई गई है। सिंपल मतलब कैलकुलेशन को रखने के लिए हम 10% जीएसटी लगा रहे हैं। क्लियर। कितना हो गया, 10 रुपए। कितना प्राइस हो गया इसका, 110। 110 रुपए क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस या फिर इनवाइस प्राइस। क्लियर। अब अगर देखोगे ये हम होलसेलर को ट्रांसफर करेंगे, होलसेलर को ये 110 का पड़ा है, पड़ा है। अब होलसेलर अगर इस पे अपना भी कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, करेगा, तो यहां पे हम मान के चलते हैं होलसेलर अपना भी 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर रहा है और इस पे भी टैक्स लगेगा। तो अगर हम 110 पे टैक्स रेट लगाएं कोई, तो ये 10 रुपए का जो टैक्स है गवर्नमेंट का, इस पे भी टैक्स लग जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है ये वाला टैक्स जो पीछे पे करके आए हो इसको हम माइनस करने देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
कि हम इसका आपको क्रेडिट दे देंगे, कि क्रेडिट का मतलब समझ लो रिफंड कर देंगे अभी के लिए। तो यहाँ पे रिफंड हो गया ये, तो ये गुड्स फिर से कितने का आ गया, 100 रुपए का आ गया, 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो गया यहाँ पे। अब गुड्स कितने का आया, 110। अब 110 पे देखोगे यहां पे फिर से जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी जो लगेगा यहां पे देखो, मान लो 10% फिर से लगा रहे हैं, 10% कितना हो गया, 11 रुपए, 11 रुपए हो गया, कितना हो गया, 121। ठीक है, अब 121 का हमने रिटेलर को दिया दिया। अब यहां पे रिटेलर में भी देखोगे ये टैक्स रेट लगाएगा तो 121 पे लग जाएगा। कह रहे हैं जो पीछे टैक्स पे की हो इसका हम क्रेडिट दे देंगे तुमको। तो ये 11 रुपए का क्रेडिट मिल गया, गुड्स कितने का हो गया, 110। उसके बाद फिर मान लो इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया 10 रुपए, कितने का हो गया। अब 120 पे फिर से ये 10% का टैक्स लगा देंगे, तो 10% का टैक्स कितना हो गया, 12 रुपए, कितना हो गया, कितना, 100। अब यहां पे देखो गवर्नमेंट को फाइनली कितने रुपए टैक्स मिला है, कोई बताएगा, 12 रुपए। नहीं, अगर हम देखें तो 12 यहां मिला, 11 यहां मिला और 10 यहां मिला, कितना मिला है, 33 मिला है। वापस भी किया, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है, सुना होगा। तो हर स्टेज पे जो आप वैल्यू ऐड करेंगे केवल उस पे टैक्स देना पड़ेगा। कह रहे हैं यहां पे 10 रुपए आपने पे किया, क्लियर, यहां पे आपको 10 रुपए का क्रेडिट मिल गया, तो ये 10 रुपए भूल जाओ। यहां पे आपने कितना प्रॉफिट ऐड किया, 10 रुपए, तो केवल 10 रुपए का कितना निकालोगे, 10%, 10% टैक्स लगा है। तो देखोगे यहां पे केवल 1 रुपए का टैक्स जो वैल्यू ऐड हुई है उस वही दिया गया है। उसके बाद फिर देखोगे यहां पे क्या हुआ है? क्या चीज, 11 का क्रेडिट मिला है, कितने का गुड्स हो गया, 100, 110। तो 110 का 10%, नहीं 120 का, सॉरी 120 का 12 रुपए हुआ। तो इस स्टेज पे देखो तो केवल 1 रुपए का इस स्टेज पे भी टैक्स मिला, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है, 10 रुपए। 10 रुपए का 10% करोगे, समझ में आया। तो इसको टोटल करें तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है, केवल 12 रुपए। हर स्टेज पे जितना हम प्रॉफिट ऐड करेंगे केवल उसी पे टैक्स जाएगा, जो पीछे टैक्स पे करके आए उसका क्रेडिट मिलता जाएगा। तो इससे देखोगे टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया, क्लियर, किसी कोई दिक्कत, आगे बात करें हम लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स, बिफोर जीएसटी डिफरेंट टैक्सेस वे चार्ज एंड ईच स्टेट एक्साइज, सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बट क्रेडिट फॉर अर्लियर टैक्स वाज नॉट अवेलेबल। मतलब क्रेडिट नहीं दिया जाता था पहले, मतलब ये जो हमने माइनस करवाया आईटीसी ये पहले नहीं दिया जाता था। तो क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। एग्जाम्पल जैसे प्री जीएसटी पहले क्या होता था, मान लो एक मैन्युफैक्चरर है और एक सेलर है, डीलर है, मतलब होलसेलर है और एक डीलर है, ए टू बी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखा जाए तो बेसिक प्राइस क्या है, 1 लाख रुपए है। इन्होंने टैक्स ऐड कर दिया, एक्साइज ड्यूटी जो पहले लगते थे 12,000 रुपए, सब टोटल 1,12,000 हो गया। अब इस पे सीएसटी सेंट्रल स्टेट टैक्स लगा, तो 1,12,000 पे इन्होंने 2% लगा दिया, जो कि गलत है। क्लियर, टैक्स पे टैक्स लग गया। देखोगे इस 12,000 तो टैक्स का पैसा है ना, इस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, केवल प्राइस पे आप टैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद फाइनल इनवाइस की वैल्यू इन सबको जोड़ के आ गई 1,14,000। उसके बाद बी टू सी हमने ट्रांसफर किया, तो बी ने 10,000 रुपए प्रॉफिट ऐड किए, तो देखोगे 1,14,000 प्लस 10,000, 1,24,000 आ गया। प्लस यहां पे भी वैट लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स 12%, तो इसी वैल्यू पे 12% लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो 1,39,000 हो गया। ये प्राइस देखो 1,39,000 है, जो कि महंगा है। अभी देखना जीएसटी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद क्या हुआ, एग्जाम्पल वही है, 1 लाख रुपए, 12% का टैक्स लगाया गया, कितने का हुआ, यहां पे 10,000 रुपए प्रॉफिट ऐड किया गया। प्राइस क्या हो गया, 1,10,000, 1 लाख प्लस 10,000, जो प्रॉफिट ऐड करेंगे केवल वही लेते हैं, पिछले वाले टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। 1,10,000 हो गया, 1,10,000 पे जीएसटी ऐड करोगे 13,200 रुपए, 1,23,000 यहाँ पे प्राइस आ रहा है, वहां 1,39,000 आ रहा है। कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से, टैक्स पे टैक्स की वजह से, क्योंकि टैक्स पे टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। क्लियर,
हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये जो 12,000 है इसका क्रेडिट मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए ये सस्ता हो पाया है कुछ, क्लियर। समरी दी गई है बिफोर जीएसटी आफ्टर जीएसटी, पढ़ लेना। ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा फिनिश हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल, क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A, टू मैनेज एंड ऑपरेट जीएसटी, स्पेशल बॉडी इज कॉल्ड गुड्स एंड टैक्स सर्विसेज काउंसिल। मतलब हर टैक्स अथॉरिटी या हर लॉ को मैनेज के लिए काउंसिल बनाया जाता है। वो काउंसिल क्या करता है? उस टैक्स से रिलेटेड सारे प्रोविजन को रेगुलेट करता है, सारे प्रोविजन को बनाता है, कुछ नेसेसरी चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं तो उनको देखता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स पे नजर नहीं रख सकती, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड डिपार्टमेंट बना देता है, क्लियर। इट इज अ ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, कह रहे हैं इस सेंट्रल और स्टेट का एक ज्वाइंट फोरम होता है, मतलब दोनों लोगों का कंट्रोल होता है इस पे। मेंबर कौन कौन से होते हैं जीएसटी काउंसिल से? सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं इसके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड फाइनेंस के मेंबर होते हैं। फाइनेंस एंड टैक्स मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, हर स्टेट का एक एक बंदा होता है जो कि मेंबर होता है यहाँ पे। उसके बाद वन वाइस चेयरपर्सन होता है अमंग स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वहां उसमें से एक का चुनाव होता है, वो जो कि वाइस चेयरपर्सन होता है। फंक्शंस क्या होते हैं जीएसटी काउंसिल्स के? मेन फंक्शंस कह रहे हैं रिकमेंड करता है सेंट्रल और स्टेट को। जीएसटी काउंसिल क्या रिकमेंड करता है? कौन से टैक्सेस से सरचार्ज मर्ज होंगे जीएसटी में, मतलब कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया जाएगा जीएसटी के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगा और किन पे नहीं लगेगा। मॉडल ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मॉडल कैसे होगा, मतलब कैसे लेवी होगा, कैसे जो है कंट्री के बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में बांटा जाएगा, जैसे डुअल मॉडल अपने यहाँ चलता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग टैक्स जो है कलेक्ट करती हैं। इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड क्या लगेगा? आईजीएसटी लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मतलब गुड्स अगर यूपी से एमपी ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में किस स्टेट को उसका टैक्स दिया जाएगा। मान लो गुड्स यूपी से एमपी जा रहा है तो किस स्टेट को इसका टैक्स मिलेगा? एमपी को मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी जीएसटी के लिए? जीएसटी की एग्जेम्पशन की लिमिट क्या होगी, मतलब कितने छोटे बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब लिमिट क्या होगी? नॉर्मली 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख लिमिट है एज केस में भी, कि अगर इससे आपकी जो है टर्नओवर एक्सीड किया तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जीएसटी के रेट्स क्या होंगे? स्टैंडर्ड रेट क्या है, लोअर क्या है, हायर क्या है, ये चीजें। स्पेशल रेट फॉर नेचुरल डिजास्टर, जहां पे नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ रही जिन स्टेट में, उन स्टेट में जीएसटी के रेट्स कम किए जाते हैं। जैसे कि हिल्स एरिया है वहां पे जीएसटी के रेट क्या होंगे, ये सारी चीजें कौन जो है रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल का रिकमेंड करता है, मेन फैसला जो है सेंट्रल स्टेट मिलके लेती है। स्पेशल रूल्स फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स अभी बताया। एनी अदर इशू रिलेटेड टू जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड जितने इशू होते हैं सब लोग ये देखते हैं। आल्सो ये रिकमेंड करता है कि पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स में जीएसटी कब से लगेगा। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखा गया है, क्लियर। उसके बाद आता है जीएसटी एन, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों को जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखना है, तो उसके लिए एक सिंगल आईटी सिस्टम बनाया गया है, मतलब एक जीएसटी की वेबसाइट बनाई गई है जहां पे आप लोग सारा जीएसटी का काम कर सकते हैं। इट इज अ कॉमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल जीएसटी रिलेटेड वर्क इज डन, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे जीएसटी से रिलेटेड सारा काम किया जाता है। इट वॉज मेड बाई द गवर्नमेंट एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, एक नॉन प्रॉफिट एनपीओ कंपनी है, मतलब इसका कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है काम, कि फाइल करने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, लॉगिन करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। वाई वी नीड जीएसटीएन, जीएसटीएन की क्यों नीड है? ये अगर देखोगे बिकॉज जीएसटी इज अ नेशन वाइड टैक्स, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इसको कलेक्ट करती हैं, तो एक सिंगल आईटी सिस्टम होना चाहिए जो टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड करे, मतलब जो जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, टैक्स उनसे कलेक्ट किए जा सके, उनके रिटर्न वगैरह फाइल हो सके, उनके पेमेंट बैंक से मैच हो सके, उनकी जीएसटी को सेटल किया जा सके। जैसे कि जीएसटी जो कलेक्ट होती है आईजीएसटी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है
तो इसको आईजीएसटी को सेंट्रल भी कलेक्ट करती है और स्टेट भी करती है, मतलब आईजीएसटी लेके फिर दोनों लोग डिवाइड कर लेती। तो कैसे डिवाइड होगा, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी कैलकुलेशन होगी कि किस स्टेट ने कितना पैसा लिया है, और उसके बाद वो स्टेट बैठ के सेंट्रल के बाद सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड होगा आपका, तो सेटलमेंट होने में आसानी रहेगी। अलाउ क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब जो हमने अभी आईटीसी लिया, रिवर्सल हो जाता है, रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आईटीसी हम लोग कर रहे थे उसका क्लेम रिक्लेम ये सब भी कर सकते हैं। गिव रिपोर्ट एनालाइज टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को एनालाइज के लिए बजट जब निकलता है तो कहते नहीं पिछले साल इस स्टेट से इतना टैक्स रेवेन्यू आया, इस स्टेट से इतना टैक्स रेवेन्यू आया, तो वो सब कहां से पता चल पाता है, अगर एक सिंगल आईटी सिस्टम सिंगल वेबसाइट ना हो तो ये पता ही नहीं चल पाए कि किस मंथ में किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं, कितने नहीं किए जा रहे हैं, तो एक एनालिटिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। What do GSTIN do? What does GSTIN do? रजिस्टर करता है, रिटर्न फाइल करता है और जीएसटी का पेमेंट टैक्स पेयर से करवाता है। प्रोवाइड यूनिक 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर फॉर एवरी टैक्स पेयर, मतलब हर टैक्स पेयर को जीएसटी का अलग यूनिक नंबर देता है, जिसमें में से 15 डिजिट में से जो 10 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, पैन नंबर, और 2 डिजिट किसके होते हैं, स्टेट कोड होते हैं, और हैं 2 डिजिट होते हैं बिजनेस कोड, और एक होता है यूनिक कोड, यूनिक नंबर। क्लियर, तो ये 15 डिजिट का होता है। क्रिएट बैक एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टेट टू मैनेज जीएसटी, बैक एंड सॉफ्टवेयर स्टेट को क्रिएट करके देता है जिससे वो जीएसटी वगैरह को मैनेज कर सके। रन द मैचिंग इंजन फॉर आईटीसी क्लेम, मैचिंग इंजन जैसे हमने बताया था, सेलर अपनी सेल दिखाएगा, उसको परचेजर में दिखेंगी वो सेल, तब वो लोग आईटीसी ले सकते हैं, समझ रहे हो। एमआईएस रिपोर्ट, एमआईएस का मतलब क्या होता है बताया था हमने, हाँ मैनेजमेंट, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। वर्क विद इन्फोसिस, इन्फोसिस के साथ ये जो है काम करता है, एंड 70 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं इसके। अब हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी की नीड क्या है। प्रॉब्लम इन प्री जीएसटी, तुमको पता है बहुत सारे टैक्सेस थे, कोई सेट ऑफ नहीं था, समझ रहे हो, किसी प्रकार का आईटीसी वगैरह नहीं दिया जाता था। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम थी। टैक्स आर्बिट्रेज मतलब सीएसटी रेट इज लोअर देन वैट, जो सेंट्रल स्टेट टैक्स के रेट थे तो वो वैट से कम थे, तो बिजनेस के द्वारा मिसयूज किया जाता था इसका। डिफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट वैट लॉज थे, मतलब हर स्टेट के अपने अपने लॉज थे बनाए हुए थे। ऑक्ट्राइट एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राइट टैक्स, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो एंट्री करने के लिए इसको ऑक्ट्राई को चुंगी बोलते थे हिंदी में, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड टैक्स देना पड़ेगा, जिससे क्या होता था, हाई कॉस्ट होती थी, इनएफिशिएंसी होती थी, इन्फ्लेशन होता था, और एक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था। उसके बाद बेनिफिट टू जीएसटी, चलो इतना पढ़ लो एक बार, फिर हम लोग बेनिफिट पढ़ते हैं। बस खत्म होने वाला है, एक और वो पॉज लेंगे, ये चैप्टर खत्म, फिर एक पॉज में सप्लाई खत्म हो जाएगा, एक पॉज में सब वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में सब आया ना, क्लियर। ये चैप्टर कितनी 2 क्लास में कराए थे, और अभी कितना कितनी देर में हुआ है, आधा घंटा भी नहीं, आधे घंटे में। तुम लोगों से पढ़ने के लिए कहा है, बातें करने के लिए नहीं, समझे। फिटनेस फ्रीक हुए हैं, भी रखो, लेकिन ठंडा नहीं होता इसमें। अच्छा ये बताओ, व्हाट्सएप में कुछ ऐसा आया है कि मल्टीपल जगह लॉगिन नहीं कर सकते हैं, वो जो लिंक डिवाइस करके आता था। हो जाएगा, नहीं अभी तक हो रहा था, कल रात से सारे डिवाइस पे लॉग आउट हो गया, और उसके और जो मेन था उससे भी हो गया, समझे, तो एक ही में चल रहा है व्हाट्सएप, बाकी किसी डिवाइस में नहीं चल रहा है। हम सोचे तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग थोड़ा ज्यादा टेक्निकल उसमें रहते हो ना,
चल रहा है। हाँ चलो बेनिफिट पढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोगों को टाइम देने का कोई फायदा नहीं, तुम लोग बातें करने लगोगे, फोन चलाने लगोगे, ठीक है, तो आप कोई टाइम नहीं देंगे। बेनिफिट ऑफ जीएसटी फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे पहले इजी कंप्लाइंसेस हो जाता है, ऑल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट अवेलेबल ऑनलाइन रहते हैं, पेपर वर्क कोई नहीं हो रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमको अपना जीएसटी का रिकॉर्ड पूरा देखना है, हमने अपना लॉगिन किया, सब कुछ दिख रहा है, कितने मंथ के रिटर्न फाइल है, कितने ईयर के रिटर्न फाइल है, कब के नहीं फाइल है, हमारे अकाउंट में पैसा कितना पड़ा हुआ है, क्रेडिट या कैश लेजर में जो जीएसटी में होता है, प्लस हमारे पास कौन कौन सी गवर्नमेंट की नोटिसेज आज तक आई हैं, समझ लो कौन सी कितनी आईटीसी पड़ी हुई, कितना मिसमैच हुआ, सारी चीजें वन क्लिक पे दिख जाती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। और हमारी अगर आईडी से किसी दूसरे को देखना हो वो भी देख सकता है, गवर्नमेंट भी देख सकती है कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। यूनिफॉर्म टैक्स रेट होता है, स्ट्रक्चर सेम जीएसटी अक्रॉस इंडिया अप्लाई होती है, तो बिजनेस चाहे जहां करें ग्लोबली बिजनेस करने में हेल्प मिलती है। रिमूवल कास्केडिंग इफेक्ट बता चुके हैं कि टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इंप्रूव क्या लिखा है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है, तो बिजनेस मोर एफिशिएंट बन जाते हैं, लोग बिजनेस करना चाहते हैं। देखो ज्यादा टैक्स अगर लगता है जिस बिजनेस में, वो बिजनेस करने में भी लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि बिजनेस आपको कोई स्टार्ट करना है तो आप सारी कैलकुलेशन भिड़ाते हैं उसकी, और आपको अगर लगता है इसमें हमारा 30% 40% टैक्स ही चला जाएगा, तो आप सोचते हैं बिजनेस ना करें, समझ रहे हैं? तो अगर टैक्स कॉस्ट कम आती है तो लोग बिजनेस करने के लिए थोड़े से मोटिवेटेड रहते हैं। बूस्ट टू मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, मर्जिंग ऑफ मल्टीपल टैक्स, सीएसटी रिमूव हुई, आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मिला, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, इंडियन गुड्स चीपर हो गए और ग्लोबली कंपीट कर सकते हैं। समझ में आया? अब सेंट्रल और स्टेट को क्या जो है फायदा हुआ, सिंपल एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मतलब एक ही टैक्स है तो क्या हुआ, उसको मैनेज करना बहुत आसान हुआ, एक वेबसाइट बना दी, उसी पे सारी कैलकुलेशन होती है। बेटर कंट्रोल ऑन टैक्स लीकेज, जो टैक्स लीकेज होता था, लोग टैक्स चुराते थे, आईटीसी नहीं मिलता था, वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, लोअर कलेक्शन कॉस्ट, मतलब जो टैक्स का कलेक्शन था उसके लिए पहले बंदे बैठालने पड़ते थे, अब हमको बंदे नहीं बैठालने, अब वेबसाइट है, वेबसाइट पे कलेक्ट हो जाता है सारा जीएसटी। मोर कंप्लाइंसेस थे, हायर रेवेन्यू, बूस्ट टू मेक इन इंडिया, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉम्पिटेटिव एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि गुड्स जितना सस्ता होगा तभी वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर पाएगा। तो अगर देखोगे जीएसटी से गुड्स को सस्ता बनाया गया। आगे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है, कह रहे सिंगल एक कॉस्ट टैक्स की कॉस्ट लगती है, ट्रांसपेरेंट का मतलब सामने से पता चलता है कि उस गुड्स पे हमारा 5% जाएगा, इस गुड्स पे 12% जाएगा, इस गुड्स पे 18% जाएगा, सबको पता है, ये किसी प्रकार की कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन, एफिशिएंसी रहती है, टैक्स लीकेज कम रहती है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं, कंज्यूमर को कम पे करना पड़ता है ओवरऑल। समझ में आया? पढ़ लो इसको एक बार, बेनिफिट्स जल्दी पढ़ना। 6 साइलेंस फीचर्स क्या है? सबसे पहला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, जहां पे गुड्स की डेस्टिनेशन है, मतलब जहां पे गुड्स को हमने जैसे यूपी से एमपी का एग्जांपल दिया था, जहां पे कंज्यूम किया जा रहा है, जहां पे डिलीवर किया जाता है, वहां पे टैक्स लगता है। क्लियर?
उसके बाद वन नेशन वन टैक्स, सारे टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स लाया गया। उसके बाद डुअल मॉडल क्या है? डुअल मॉडल का मतलब अगर इंट्रा स्टेट जो है सप्लाई हो रही तो CGST SGST लगता है, अगर इंटर स्टेट हो रही है तो IGST डिवाइड होता है। मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट हो रहा है, और इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल, इंपोर्ट से रिलेटेड इंटर स्टेट माना जाता है। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आगे बात करेंगे हम लोग, छोड़ो इसको, ठीक है। रेट्स ऑफ GST अगर देखोगे आपका 5% से लेकर 28% है। उसके बाद कंपनसेशन सेस है, जो कि लग्जरी गुड्स पे लगाया जाता है या हार्मफुल गुड्स को लगाया जाता है। क्यों? उनको और महंगा करने के लिए, उनका कंजम्पशन कम करो। जब तुम महंगी चीज मतलब ऑडी BMW खरीद सकते हो तो ज्यादा टैक्स भी दे सकते हो, गवर्नमेंट का यह मानना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म बन जाता है। यूटिलाइजेशन ऑर्डर हम लोग ITC वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बताया था हमने। टैक्स कौन कौन से सब्स्यूम्ड हो गए, मतलब कौन कौन से टैक्स खत्म हो गए GST आने के बाद, तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम्ड हुए। कौन कौन से टैक्स अभी तक सब्स्यूम्ड नहीं हुए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे बेचोगे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। अल्कोहल पे, जैसे अल्कोहल पे GST नहीं लगता है, अभी बताया था ह्यूमन कंजम्पशन। कस्टम ड्यूटी पे GST नहीं लगता है। ये सारी चीजें हैं आपकी, नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह पे GST नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है, दो चैप्टर सॉरी, बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन और इंट्रोडक्शन टू GST। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, सप्लाई। सप्लाई में जो मेन है वहां से स्टार्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करोगे पढ़ के, ठीक है। अब मेन चीज है सप्लाई किसको माना जाएगा। ये माना जाता है कि गुड्स जब आप सप्लाई करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो सप्लाई क्या होता है? कहते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन ए का क्लॉज ए, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सच एज, आप सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, लाइसेंस कर रहे हैं, रेंटल कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, इनमें में से कोई भी काम कर रहे हैं सप्लाई मान लिया जाएगा। सेल का मतलब जानते हो, एक्सचेंज का मतलब जानते हो, गुड्स लेके और दूसरा गुड्स ले लिया, जैसे पुराना फोन देके हो, कुछ वैल्यू देके आपने फोन ले लिया, ट्रांसफर कर दिया गुड्स आपने किसी को, या फिर डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब क्या चीज? खत्म कर दिया किसको? डिस्पोज का मतलब हुँ? एक टाइप का स्क्रैप ही करना। अगर आपके पास गुड्स रखा है और गुड्स पे आप ITC ले चुके हैं गवर्नमेंट से, तो अगर उसको आप किसी भी तरीके से ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, फिर भी उस पे ITC आपको रिवर्स करना पड़ता है। मतलब उसको सप्लाई गवर्नमेंट मान लेगी और उस पर आपसे टैक्स लेगी। क्लियर? बार्टर अगर आप करते हैं, बार्टर का मतलब गुड्स पे गुड्स, लाइसेंस लेते हैं, रेंटल लेते हैं, लीज पे देते हैं, अगर ये कोई भी काम करते हैं इसको सप्लाई मानेंगे। मेड और एग्रीड टू मेड, या तो आप कर चुके हो, ये पास की बात की जा रही है, या तो एग्रीड टू मेड आगे करने वाले हैं। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब कुछ बदले में होना चाहिए, इसके बदले में समथिंग इन वैल्यू, प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो इसको सप्लाई मानेंगे। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कह रहे हैं अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन कर रहे हैं, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ सर्विस बिजनेसेस, कह रहे हैं अगर बिजनेस के लिए कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी और उस पर GST लगाई जाएगी। क्यों? अगर आप मान लो नेटफ्लिक्स से सर्विसेज ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को आप, तो उस पर GST लगती है। जब आप नेटफ्लिक्स की बिलिंग देखेंगे तो उस पर GST लगेगी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो। लिखा है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, अगर आप इंडिविजुअल हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी ले रहे हैं तब भी उस पर GST लगेगी। क्लियर? उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग कस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे जो कि GST से अलग है। क्लियर? अगर आप गुड्स को मंगा रहे हैं तो अगर बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है, मतलब कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होती है वैसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है माना जाएगा और इस पे IGST लगेगा। इंपोर्टर इज लाइबल टू पे टैक्स, इंपोर्टर मतलब जो इंडिया का पर्सन होगा, जो गुड्स को मंगा रहा होगा, उसी को GST डिपार्टमेंट वाले जानते हैं, फॉरनर को तो जानते नहीं है। तो इंडिया वाला जो बंदा होगा उसी के ऊपर GST लगेगी, वही टैक्स पे करेगा। दूसरी चीज है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कर रहे हैं तो IGST लगेगी। वैल्यूएशन अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर कवर होगा। इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, मतलब IGST इस पे लगेगा। रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स, रिसिपिएंट फिर वही बात आ गई, इंपोर्टर कह लो चाहे रिसिपिएंट कह लो। रिसिपिएंट का मतलब जो इंडिया में बंदा बैठा है और जो सर्विसेज ले रहा है उसके ऊपर GST
समझ में आया? सप्लाई। अब हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूल 1। ये क्या होता है? कह रहे हैं कुछ केस ऐसे हैं, वैसे सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके बिना हम लोग जो है सप्लाई नहीं मानते। लेकिन कुछ 4 केस ऐसे दे रखे हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। कह रहे हैं ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी उनको सप्लाई माना जाएगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। कहाँ गया ये? कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा इन केसेस में, तब भी सप्लाई माना जाएगा। जैसे परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो बिजनेस एसेट्स को। मान लो कोई गुड्स तुम खरीद के लाए 100 रुपए का, और गवर्नमेंट का उस पर 20 रुपए का टैक्स लगता था। 120 का गुड्स था, गवर्नमेंट ने तुमको 20 रुपए माइनस करने के, गवर्नमेंट को मिलने थे, गवर्नमेंट ने कहा तुम ले लो क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा। अब 20 रुपए लेके गुड्स कितने का होगा? 100 रुपए का। अब कह रहे हो ये गुड्स हम अपने जो है एक काम कर रहे हैं, हम हमारा गुड्स ये चोरी हो गया, हम ये दिखा रहे हैं, हमारे गुड्स में आग लग गई, हम ये दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है हर इंसान यही बोलेगा गुड्स में चोरी हो गई, गुड्स में आग लग गई। तो गवर्नमेंट कह रही ऐसा कोई भी बिजनेस एसेट्स जिस पे आप आईटीसी ले चुके हैं, क्या लिखा है? व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। कह रहे अगर आईटीसी पहले से ले रखे हो तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तुम चाहे उसको फेक आओ, चाहे जहां डाल दो, हम सप्लाई मान के, बस ये जो 20 रुपए लिए हो ना, हमको यही चाहिए। आप वैल्यू तो ऐड कर नहीं रहे हैं, तो हमको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं चाहिए। आपने जो क्रेडिट लिया हुआ है वही क्रेडिट हमको वापस कर दीजिए, हम इसको सप्लाई मान लेंगे। इसी ये जो 120 की वैल्यू थी 120 पे ही सप्लाई मान लेंगे और हमको इसका क्रेडिट वापस कर देना। समझ में आया? देन आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। कह रहे हैं अगर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की कर रहे हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन से के साथ करो। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? जैसे हमारा एक बिजनेस यूनिट है जो है लखनऊ में, यूपी में, और एक बिजनेस यूनिट है एमपी में, और यूपी से एमपी में अगर हमने ट्रांसफर किया कोई भी सामान, उसको भी सप्लाई मानेंगे। क्योंकि यूपी के लिए जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो योगी जी देखेंगे, और एमपी के लिए वहां का जो है स्टेट होगा वो देखेगा। तो अगर हम यहाँ का टैक्स जो है ये समझे कि यहाँ ऐसे ही सप्लाई कर दें, तो उसकी जो आईटीसी ली होगी वो योगी जी ने ली होगी, और वहां पे अगर हम सप्लाई कर देंगे तो ये वाली आईटीसी वहां थोड़ा ना मिल पाएगी। इसीलिए जब हम यहां से एमपी में सप्लाई करेंगे तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम रिलेटेड पर्सन को किसी को कर रहे हैं, अपने घर के बंदे को कर रहे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटिव बंदे को कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये तो हमने गिफ्ट में दे दिया, ऐसे कर दिया, तो ये नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं हम करेंगे। अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हैं उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। हमको ये जो 20 रुपए लियो बस ये दे दो। समझ रहे हो? कह रहे हैं लेकिन अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं 50,000 की वैल्यू का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉयर है और अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक के एक साल में गिफ्ट दे रहा है, इससे ज्यादा कोई देता भी नहीं, ठीक है, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या चीज? इतना भी नहीं देते। सप्लाई ऑफ गुड्स कह रहे हैं अगर गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स की, लेकिन एजेंट अपना इनवाइस इशू कर रहा है। अगर एजेंट अपना इनवाइस इशू कर रहा है, मान लो प्रिंसिपल एजेंट सब लोग जानते हैं, प्रिंसिपल एजेंट को इशू करेगा और एजेंट कस्टमर से डील कर रहा है, तो ये मान लो अगर अपना इनवाइस इशू कर रहा है मतलब ये खुद बेच रहा है, तो जो एजेंट इसको सामान भेज रहा है इसको भी सेल माना जाएगा। समझ में आया? अगर इसको सेल कब ना मानते? जब एजेंट प्रिंसिपल के नाम का, सॉरी, इनवाइस प्रिंसिपल के नाम का इशू होता, तो ये माना जाता प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है, बीच में केवल एक एजेंट है। समझ में आया? दूसरी चीज है अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल को सामान भेज रहा है, अगर एजेंट कोई रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के प्रिंसिपल को भेज रहा है लेकिन इनवाइस अपना इशू कर रहा है, तब भी ये माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो, एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। मतलब कि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हो या कोई भी हमारी यूनिट हो, मतलब हो सकता है हमारा बिजनेस एक यूनिट हमारी जो है फॉरेन में है,
तो फॉरेन से कोई सप्लाई हो रही हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही हो, तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे, क्योंकि वहां के टैक्सेशन सिस्टम अलग है, यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम अलग है। वहां से गुड्स यहाँ आएगा तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये रिलेटेड पर्सन की डिफिनेशन दे रखी कि रिलेटेड पर्सन कौन कौन होंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन की डिफिनेशन दी हुई है, जो हमने सिंपल वे में तुमको बता दिया, एक बार पढ़ लेना। समझ में आया? अब आता है शेड्यूल 2। जैसे हमने बताया गुड्स पे टैक्स अलग लगेंगे और सर्विसेज पे टैक्स, तो कह रहे हैं गुड्स क्या होगा और सर्विसेज क्या होगा, ये बताना। एक बार शेड्यूल 1 पढ़ो, फिर हम लोग आगे बताते हैं। कह रहे हैं एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया और कौन कौन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला गया है। 7.1 कैपिटल ए में बताया गया व्हेन सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन constitute a supply according with the provision of subsection 1 they are treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2। schedule 2 के अकॉर्डिंग या तो उनको supply of goods बोला जाएगा या तो supply of services बोला जाएगा। अब हम बात करें अगर यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि अगर पैरा 1 में गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल इन द सेंस ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि पूरा पूरा आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इन फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में जो है कोई टाइटल ट्रांसफर होगा तो उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स अनडिवाइडेड शेयर गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, जैसे कि तुम लोग पहाड़ों पे जाते हो, स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हो, आपको वो क्या हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं, आप यूज करके वापस कर देते हो, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग को आप लीज पे लेते हो, टेनेंट पे लेते हो, एस्टेब्लिशमेंट या लाइसेंस वगैरह पे लेते हो, तो आप सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो? सर्विसेज कर रहे हो। कह रहे हैं लीज लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस और कॉमर्स यूज, चाहे पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो चाहे कॉमर्शियल यूज के लिए बिल्डिंग वगैरह ले रहे हो, दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अगर कोई गुड्स लेके जा रहे हो, कोई जो है गुड्स पे ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था इसके लिए, वो टेलर वाला, क्या था कि कपड़े लेके गए टेलर के पास, उसको दिया, कहने लगे शर्ट बना दो, पैंट बना दो, ऐसे करके। तो क्या कर रहा है? आप कपड़े लेके गए हैं, उस पर केवल अपनी सर्विसेज अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो कोई काम कर रहा है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब इसी का दूसरा एग्जांपल, कई सारे टेलर्स होते हैं जिनके पास कपड़ा भी होता है और वही जो है स्टिच करके सिल के भी देते हैं, उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विसेज होगा? गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा भी वही दे रहे हैं, कपड़े की भी सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? जैसे कि वो कारपेंटर होते हैं जो सीट्स वगैरह बनाते हैं, अगर आपने उनको वुड दिया, लकड़ी दी, और लकड़ी देने के बाद कुछ बनवाया, तो उसको ट्रीटमेंट और प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन अगर वो खुद से लकड़ी लाके बना के आपको सप्लाई कर रहे हैं तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। समझ में आया?
एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच अप्लाई टू द अनदर पर्सन गुड्स, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन खुद के गुड्स पे करके अगर दे रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, शेड्यूल 1 ऊपर पहला पॉइंट जो था, परमानेंट अगर ट्रांसफर कर रहे हो, इफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स, अगर बिजनेस की एसेट्स में उसका लिखा हुआ है कि वो बिजनेस की एसेट्स है, एसेट साइड में, और उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे हम। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, जिसपे आपने आईटीसी ली हुई है, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। लेकिन ऊपर ये नहीं बताएगा सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ, यहां पे शेड्यूल 2 में बताया गया कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। क्लियर? उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो तो राइट टू यूज खाली ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। समझ में आया? फिर आगे, फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ, कौन कौन सी हैं पढ़ो एक बार। कह रहे हैं किसी भी मूवल प्रॉपर्टी को अगर रेंट कर रहे हो तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, तो अगर कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही दे रहा, क्योंकि गुड्स आपकी है, लैंड किसकी है, आपकी है, उस पर आप काम करवा रहे हैं, तो जो भी सप्लाई दे रहा है वो सर्विसेज दे रहा है। जैसे मान लो लेबर मिस्त्री आया, वो भी क्या दे रहा है आपको, सर्विसेज दे रहा है, वो कोई गुड्स तो लेके आएगा नहीं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बिफोर सेल ये हमने बताया था, इसको छोड़ो अभी के लिए। आगे क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आगे डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कोई सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं, तो हमने इसमें बताया था जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कोई जो है सॉफ्टवेयर आपने प्री पैकेज लिया, प्री पैकेज का मतलब जैसे टैली प्राइम आता है टैली प्राइम क्या है, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर है जो सबको एक जैसा मिलेगा, मतलब हम ले वही मिलेगा, ये ले ये वही मिलेगा, ये ले वही मिलेगा, कोई डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं होगा। एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, वही सॉफ्टवेयर सबको देंगे, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन हमने अपने लिए केवल कोई सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कराया हो, बैठ के बंदे उनसे बनवाया हो, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि वो केवल हमें उसकी सर्विसेज दे रहे, हमारे लिए ही वो सॉफ्टवेयर बना है। समझ में आया? लाइसेंस अगर लिया जा रहा है प्री पैकेज का, मान लो टैली ले लिया, अब हर साल रिन्यूअल होता है, ठीक है, तो उसका रिन्यूअल जो लेंगे दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स एक बार दे दिया, अब उससे से रिलेटेड सर्विसेज हमको देंगे लाइफ टाइम, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। समझ में आया? आगे, एग्रीइंग टू ऑब्टेन टू रिटेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेंस एंड एक्ट, इसका क्या मतलब है, बताया था एग्जांपल के थ्रू, बढ़िया सा। समीक्षा बताओ, तुम्हारी हंसी बता रही, तुम्हें पता है। है? क्या बताया है? समझ गए समझ गए, और कोई बताएगा और अच्छे से, जो पढ़ चुके हैं उनसे तो उम्मीदें हैं हमें, हैं? सप्लाई में दिक्कत हो रही है, हाँ कृष्णा, खुद को रोकना और खुद सहना, वाह वाह, तालियां, दूसरों को रोकते हैं। मनदीप, कल लिख के बताओगे, चलो ठीक है, तुम्हारी कॉपी स्पेशल तरीके से चेक होगी, समझ रहे हो? और कोई बताएगा? अंकुर, किसी काम को करने से मना करना, अच्छा, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, किसी काम को हमने मना कर दिया, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। सहना पड़ेगा। देखो, हम एक इससे रिलेटेड एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लो मान क्या लो, एक सत्य घटना है, ठीक है, हाँ, तो हमारी एक कजन की शादी थी 2018 में, समझ रहे हो, तो हम उस समय 12th में थे अराउंड, तो उस समय क्या हुआ कि एक फायर क्रैकर मतलब उन लोगों ने पटाखे वटाखे जलाए, और एक जो है झोपड़पट्टी में जाके आग लग गई बगल में, ठीक है, और उसमें एक लड़का एक्सपायर हो गया, ठीक है, उसमें किसी की गलती नहीं थी, जलाया हम लोगों ने थोड़ा ना, जलाया वो जो क्रैकर वाला आता नहीं है, उसने जलाया, और बाई मिस्टेक कुछ एक्सीडेंट हुआ। अब 2-4 दिन के बाद ये पता चला पूरा मामला, उस दिन नहीं पता चला,
तब पता चला तो उन लोगों को क्या किया गया, केस ना करने के लिए कुछ पैसे दिए गए। समझ रहे हैं कि हम लोगों पे क्या है, केस मत करो। समझ रहे हो, मतलब हम लोगों क्या, उधर की जो पार्टी थी, जो जीजा जी की पार्टी थी, केस तो उनपे हो रहा था, पटाखे हम थोड़ा ना जला रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ उन लोगों को अमाउंट दिया कि आप जो है कुछ ना करें या फिर टॉलरेट करें किसी एक्ट को, मतलब सहने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आया? हमने दिया क्या चीज, देखो इसमें सप्लाई क्या हुआ, नहीं नहीं, हमने टैक्स के कट करके नहीं दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, लीगली कुछ नहीं होता है। मतलब अगर ये ऐसे कुछ पैसे दिए जाते हैं तो कैश में दिए जाते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेशन आई जीएसटी में, तो जीएसटी फिर तुम्हारे पूरे लीगल डिपार्टमेंट में इसका नोटिस जाएगा और तुम्हें पुलिस पकड़ने आएगी डायरेक्टली। ये सोचो, तो इसका जो पूरा सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जितने भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं, उनमें ऑनलाइन पैसों का यूज नहीं किया जाता है। ऐसा पता होगा ऑलमोस्ट। क्यों? फंसने के चांसेस होते हैं। समझ रहे हो? जैसे हमारे एक फूफा जी थे, हैं मतलब ठीक है, मतलब थे निकल जाता है, कोई स्टोरी सुनाओ ना तो वो, हमारे एक फूफा जी हैं तो पुलिस में थे, मतलब है वो पुलिस में है, उनकी एज इस समय 80 एवब है। समझ लो इस समय। तो जब वो अपने मतलब फॉर्म में थे तो उन्होंने एक एनकाउंटर किया था, और उस एनकाउंटर में क्या हुआ, उन्होंने भीड़ में गोली चलाई और किसी दूसरे पर्सन के लग गई। समझ रहा हूं? तो उसमें मतलब जो एनकाउंटर में जो कांस्टेबल वगैरह मिला के पूरी टीम होती है, पूरी टीम सस्पेंड हो गई, और केस उनका जो वो एक्सपायर हो गया जिसके गोली लगी थी। ठीक है, तो जो एक्सपायर हुआ, ठीक है, उसने जो है ये समझ लो उसकी फैमिली ने केस कर दिया था, वो केस आज भी चल रहा है। समझ रहे हो? पूरी फैमिली जो है क्या बोलते हैं, पूरे जितने वो टीम थी वो पूरी अंदर हो गई, काफी लोग तो उसमें से एक्सपायर भी हो गए। अभी भी वो केस चल रहा है। इंस्पेक्टर अविनाश, ये कौन है? अच्छा, जियो वाली, जियो हॉट स्टार वाली है ना? अच्छा, ये रियल है? तुमको बड़ा पता है, जीएसटी वाली चीजें नहीं पता है? अभी रुक जाओ। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और एनी कंसिडरेशन, मतलब राइट टू यूज किया जा रहा है, किसी गुड्स को यूज पे लिया जा रहा है, कैश या फिर डिफर्ड पेमेंट मतलब आगे पेमेंट लेते रहेंगे, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। आगे कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वन वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोग होते नहीं कि हम लेबर भी देंगे मटेरियल भी देंगे, लेकिन उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्यों? क्यों मानेंगे? है सर्विसेज का पार्ट। रेस्टोरेंट, कैटरिंग और एनी अदर सर्विसेज जहां पे फूड और ड्रिंक इज सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई, रेस्टोरेंट की जो भी सर्विसेज होती है सप्लाई और सर्विसेज माना जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन दे रखी है जो कि पढ़ लेना। अब शेड्यूल 3 पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट। लास्ट तो वो है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। रब ने बना दी जोड़ी। शेड्यूल 3 सप्लाई एक्सक्लूड, कह रहे कौन कौन सी चीजों को सप्लाई नहीं माना जाता है, ये भी तो पढ़ोगे। शेड्यूल 3 कह रहे ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इसको निगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं शेड्यूल 3 की। कह रहे हैं सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को रेगुलर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दे रहा है, उसको हम जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखते। क्यों? क्योंकि वो सैलरीड काम कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है, और सैलरी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है, जीएसटी में नहीं। दूसरा क्या है, कंपनसेशन फॉर्म, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? टर्मिनेट कर दिया, अगर उसके टर्मिनेशन से पहले ही मान लो उसको 5 साल का टर्नओवर था, 3 ही साल में उसको हटा दिया गया, तो इसके लिए भी उसको कुछ पैसा दिया जाता है, कंपनसेशन। तो वो कंपनसेशन भी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा, यहाँ नहीं होगा। उसके बाद नॉन कम्पीट फीस, मान लो हम यहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं,
तो वो बाहर कहीं ना पढ़ाएं, उसके लिए वो एक नॉन कम्पीट फीस देते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो बाहर अपना कुछ ना पढ़ाएं, या फिर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो अपनी प्रैक्टिस ना करे, उसके लिए नॉन कम्पीट फीस देते हैं। ठीक है, तो वो टैक्सेबल होती है एज अ नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस। कैजुअल लेबर अपॉइंटेड ऑन डेली बेसिस नॉट टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सैलरी में टैक्सेबल होगी। सर्विसेज बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, हमने पूरी जीएसटी में बताया था, कहीं भी गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करती है, तो अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रही है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। कह रहे हैं फंक्शन कोई परफॉर्म किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बंदे कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के, पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के, ये भी गवर्नमेंट के बंदे हुए, इसको भी सप्लाई। मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, इसको भी सप्लाई। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन होल्ड पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बंदा कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, और अगर वो सर्विसेज, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, और अगर वो सर्विसेज दे रहा है उसको भी हम सप्लाई। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, चेयरपर्सन और मेंबर डायरेक्टर स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। कह रहे हैं कोई बंदा किसी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट एथोराइज कंपनी में चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे अगर वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अपनी उससे रिलेटेड। उसके बाद सर्विसेज, फ्यूनरल बर्नल सेरेमनी, ये सब बताया था। मरणोपरांत जो सर्विसेज, समझ गए ना, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं सुबह सुबह। ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप सेल लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हैं तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है, लेकिन अगर रेंट करते हो तो उसको सप्लाई माना जाता है। एक्सनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसको सप्लाई माना जाता है, और अदर एक्सनेबल क्लेम्स को नहीं माना जाता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 8, कंपोजिट एंड, क्या मतलब हुआ इसका, समरी फॉर्म में बताते हैं। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सप्लाई जिसको रेगुलर कोर्स में हम लोग सप्लाई करते हैं एक साथ, जिसको हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, कि एक साथ उसको नॉर्मली हम लोग सप्लाई करते ही करते हैं। दूसरा क्या होता है, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जबरदस्ती की बनाई गई जोड़ी, मतलब हम लोग जबरदस्ती एक बकेट लेते हैं, उसमें जो जो मन में आता है वो भर के और सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बेकरी वगैरह में देखते होगे, एक टोकरी रखी है, उसमें एक रियल फ्रूट भी है, अंकल चिप्स भी है, केक भी है, सारी चीजें होती हैं। क्लियर, तो उसको हम लोग मिक्स सप्लाई बोलेंगे। जैसे फोन के साथ चार्जर मिलता है, ये हमारी क्या है, कंपोजिट सप्लाई। तो अगर इसमें हम टैक्स की बात करें कंपोजिट में, तो कंपोजिट में जो प्रिंसिपल सप्लाई फोन है, तो फोन पे जो टैक्स रेट लगेगा वही किस पे लगेगा, चार्जर पे। लेकिन अगर हम मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब पे अलग अलग टैक्स रेट है, तो जिसपे हाई टैक्स लगता है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूरी गुड्स। तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये हमने पूरा पढ़ा दिया, एक बार पढ़ के देखो इसको। कंपोजिशन के आगे जिनके पास बुक है नहीं लिखा है, लिख लेना रब ने बना दी जोड़ी, और मिक्स के आगे लिख देना जबरदस्ती की बनाई गई जोड़ी, समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर भी खत्म हुआ, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, वॉस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या हुआ, तुम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं अभी तक। सुनो तो, सुनो तो, हमने सोचा है वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग रात में करते हैं ऑनलाइन। नहीं नहीं, कल टेस्ट होगा। सुनो सुनो, अगर करना हो तो रात में कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी हमारे रिवीजन वीडियो पड़े हुए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के, उनको रिफर कर सकते हो। एक 15 मिनट की वीडियो है जिसमें सारे प्रोविजन कराए हैं, रिवीजन वाली, वो देख लेना। किसी को अगर डिटेल में करना हो तो मैराथन कराई थी हमने अभी इस अटेम्प्ट में, वो कर लेना, बीच में जाके कहीं भी तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, 4 घंटे में पूरी आईडीटी कराई थी। ठीक है, तो वो वाला देख लेना। तो तुम्हें करा दें, कौन से, तो ग्रैंड फिनाले आने तो दो। देखो हम क्वेश्चन अपने मन से देंगे, बार बार हमसे बोलो मत, समझ रहे हो, जब हमारा मन होगा
तब हम वो क्वेश्चन बना के देंगे। ठीक है, अभी तुम लोग एग्जाम कब दोगे ये बताओ? ग्रुप 2 का रिजल्ट आया है?